एमसीक्यूज ऑफ आई कैप बुक है और हम जानते हैं कि 20 जो है वो आप कर चुके हो और मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है, 20 से आगे बात कर रहा हूँ। 21 आ गया जी। तो 21 में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि the price convergence case of कोपबर्ग मॉडल डिपेंड्स अपॉन कि जो प्राइस का मॉडल है कोपबर्ग का वो किस चीज पर बेस करता है। ये बच्चों किस चीज पर बेस करता है? तो क्या होना क्या चाहिए इसके अंदर? आइडियली हमने एक ऐसा बना के देख लिया था ताकि हमें लेटर ऑन इसकी मदद मिल सके। तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वैसे इसका, वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सप्लाई। असल में हुआ ये था कि हमने इस तरह से बनाया था डायग्राम। मैंने आपको जो समझाया था इस तरह समझाया था भी ऐसा करना कि तुम लोग ना जो डिमांड कर्व है उसे क्या करना, नॉर्मल से ही रख देना, डिमांड कर्व को नॉर्मल से ही रख देना, ठीक है। और जो सप्लाई कर्व है, ठीक है जी, वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई कर्व कैसा बनाना? सप्लाई कर्व जो है वो आप कैसा बनाना था? स्टीप बनाना था। क्या बच्चों क्या हाल है? देख के बताओ, स्टीप बनाना था फ्लैट बनाना था? स्टीप बनाना था। तो उससे भी कौन सा केस बनना था? कन्वर्जेंस वाला। ऐसे यानी आप इधर से यूं गए, इधर से इधर आ गए, इधर से ऐसे ऐसे और ये, ठीक है। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो कौन सा फ्लैटर है? तो आप कहेंगे सर डिमांड का फ्लैटर नजर आ रहा है। किसके मुकाबले में? सप्लाई के मुकाबले में। सप्लाई के मुकाबले में डिमांड का फ्लैट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कर्व जो है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। जो ज्यादा फ्लैट होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, यानी उसमें लचक ज्यादा है, तभी तो ज्यादा इलास्टिक है, तभी तो उसका स्लोप ज्यादा है। और जिसका स्लोप कम होगा यानी स्टीप होगा, इसका मतलब है उसकी इलास्टिसिटी क्या है? कम है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप गौर करें तो हमने कल वेलोसिटी ऑफ डिमांड के कर्व बनाए थे ना, तो आपने देखा होगा जो इनइलास्टिक था उसको कैसा था? स्टीप था, गहरा था। और जो इलास्टिक था वो क्या था? फ्लैट था। तो ये इसकी निस्बत ज्यादा फ्लैट है, इसलिए ऑप्शन कौन सा लिया हमने? बी ऑप्शन। मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कैन कॉज, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कैन कॉज। देखिए, जब लेबर की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा तो सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। पहले सप्लाई हमारी थी S1, ठीक है जी। अब जब लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव होगी तो पहले से प्रोडक्शन क्या करेगी? ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो सप्लाई कर्व किधर चला जाएगा? राइट पर चला जाएगा। ठीक हो गई बात? कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए मुझे? ए। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, प्राइस की वजह से चेंज होती फिर ना मैं शिफ्ट करता, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं हुई। किसकी वजह से हुई है? अदर फैक्टर। सप्लाई के अदर फैक्टर और कौन से पड़े थे? टैक्स पड़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स पड़ा था, सब्सिडीज पड़ी थी, याद है आपको? ठीक है, वेजेस पड़ी थी, ठीक है। अच्छा बच्चों, a surplus good is a surplus good in या a surplus in goods market with dash price। जी शाबाश बच्चों। अगर ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इक्विलिब्रियम बेशक P1 पे हुआ था, लेकिन अगर प्राइस यहाँ आ गई P2 पे तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड, सिचुएशन क्या है? तो प्राइस क्या होगी? कम हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी? कौन सा ऑप्शन लूंगा मैं? डिक्रीज का ऑप्शन। क्लियर बच्चों? तो पिक द ऑप्शन ऑफ डिक्रीज। क्लियर बच्चों? अच्छा जी,
डिमांड फॉर लैंड इज, क्या होगा बच्चों? एक तो ये ड्राइव डिमांड है और दूसरा ये रिसोर्स है, लिहाजा डी ऑप्शन होगा। क्या हाल है बच्चों? बी एंड सी। क्यों? देखिए बात ये है कि अगर फर्ज करें हम फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाने वाले मजदूर की डिमांड कब बढ़ेगी? बच्चों, फर्नीचर बनाने वाले मजदूर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब, क्लियर बच्चों? तो डिमांड ज्यादा होगी तो फर्नीचर बनाने वाले मजदूर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब आगे बात किसकी? सप्लाई कर्व फॉर लैंड। सप्लाई कर्व फॉर लैंड, सप्लाई कर्व फॉर लैंड का ऑप्शन ये है कि ये वर्टिकल होगा, ये वर्टिकल होगा। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान का ज्योग्राफिया फिक्स है कि नहीं है। 13,000 वर्ग मील पर मुश्तमिल है पाकिस्तान। क्या उससे हम ज्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लिहाजा लैंड का जो सप्लाई कर्व है वो क्या होता है? वर्टिकल होगा। क्लियर बच्चों? क्यों वर्टिकल होगा? रीजन इज कि लैंड की क्वांटिटी फिक्स होती है, वो जल्दी की चेंज नहीं होती। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। Demand curve for normal good is downward sloping to the right because of income effect, substitution effect and law of diminishing marginal utility। ठीक है जी। अच्छा, और इन दोनों को अगर इकट्ठा करके गए ना, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये प्राइस इफेक्ट भी कहलाता है। ज़ाहिर प्राइस इफेक्ट हम नहीं दोनों पढ़े थे किताब में कि प्राइस चेंज होने से ये दो इफेक्ट आते हैं। तो प्राइस इफेक्ट क्या है? मेन है, और ये दोनों उसकी क्या है? सब हेडिंग थे, तो यही आर को होगा। क्लियर बच्चों? ये दोनों सूरतों में सवाल अवेलेबल है, किताब में उसका, किताब में। ठीक है जी। पुराने एडिशन में वो वाला सवाल होगा, नए एडिशन में ये वाला सवाल। अच्छा बच्चों, which one of the following is rightward shifting in market demand curve? किसकी वजह से मार्केट डिमांड राइट बढ़ जाएगी? जरा सोचिए, प्राइस के चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, प्रोडक्ट की अपनी प्राइस चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट होती है? यार, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड पड़ा तो था। अपने प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता, उससे शिफ्ट नहीं होता। तो लिहाजा क्या करें? इसको काट दें। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्यों गलत है? कि प्राइस के चेंज होने से एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइज एंड फॉल नहीं होगी। राइज एंड फॉल में शिफ्ट होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में शिफ्ट नहीं होता। अगर प्राइस कम होगी, ये देखो, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड कब उसी पे रहेंगे आप। प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो जाएगी, उसी कर पे रहेंगे आप। ऐसे ही है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का ताल्लुक सप्लाई के साथ है डिमांड के साथ? सप्लाई के साथ, लिहाजा इसको भी काट देते हैं। सब्सिडीज का ताल्लुक सप्लाई के साथ है डिमांड के साथ? इसको भी काट देते हैं। पीछे क्या रह गया? मनी इनकम। जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, प्राइस वही रहेगी, वो चीजें ज्यादा खरीद लेगा, यानी पॉइंट आगे चला जाएगा। जब पॉइंट आगे चला जाएगा तो बच्चों क्या होगा? डिमांड कर भी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या नहीं जी? नहीं, मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। चलो 28 में मूव करते हैं। 28 क्या है? सो 28 क्वेश्चन है कि राइज इन डिमांड फॉर पेट्रोल बाय मोटरिस्ट लाइक टू फॉलो ए राइज इन। तो कहता है अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो मोटरिस्ट क्या करेंगे? मोटरिस्ट क्या करेंगे? देखिए बात ये है, प्राइस ऑफ सेकंड हैंड कार बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा, प्राइस ऑफ स्टील का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
लेकिन मेन इफेक्ट किस पे आएगा? बस के किराए पे, कि बस का किराया तो फौरी तौर पे बढ़ जाएगा। इमीडिएट इफेक्ट किस पे आएगा? बस के किराए पे। बाकी चीजों में इफेक्ट जो है ना वो बाद में आएगा, लेकिन पहले किस में आएगा? क्योंकि बाकी चीजें जो है, जैसे गाड़ियां मार्केट में पहुंच चुकी हैं, स्टील मार्केट में पहुंच चुका है, मोटर व्हीकल टैक्स लग चुका है, वो तो पहले ही लग चुके हैं, उन पे इफेक्ट बाद में आएगा। पहले इफेक्ट किस पे आएगा? यानी आज पेट्रोल की कीमत चेंज करो, कल बस के किराए पे असर हुआ हो। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे आ जाए बच्चों, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। इसका भी वही जवाब है जो लेबर का था। क्यों? कि भाई सीधी बात है, मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री है, मैं बनाता हूँ कुर्सियां जिससे पूरी कौम लड़ रही, ठीक है जी। अब कुर्सियों की डिमांड बढ़ेगी तो मुझे मजीद मजदूर चाहिए, मुझे मजीद जमीन चाहिए, और मुझे मजीद मशीन चाहिए, कैपिटल चाहिए। कब चाहिए होगा? पहले इसकी डिमांड बढ़े, फिर इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो लिहाजा इनकी डिमांड उसके ऊपर बेस करती है, तो इसको क्या कहेंगे? ये है ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव्ड यानी कि वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। और इसीलिए पिछले सवाल में खाली लेबर थी, और इस सवाल में क्या है? याद है, पिछले में रिसोर्स और खाली लेबर थी। अब सारे फैक्टर आ गए, तो सारे फैक्टर की डिमांड डिमांड है। क्या है? अच्छा चलिए, जनरल नॉलेज के सवाल आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लीमेंट टू कार? आईफोन कॉम्प्लीमेंट नहीं है कार का। बाकी पेट्रोल कार के साथ लिंक है, जॉइंटली डिमांडेड है, सीएनजी भी है, और नेविगेशन सिस्टम भी। क्लियर बच्चों? अच्छा, आईफोन मुख्तलिफ चीज है। अच्छा बच्चों, 31 मैंने कहा था देखता हूँ तो समझ भी आ रही कि एमए पास से लेंगे, तो बुक एंड से देख रहा हूँ तो मैंने देख लूंगा। मैं प्राइस के बढ़ने पे क्या होगा? क्वांटिटी कम हो जाएगी, और प्राइस के कम होने पे क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? लिहाजा ये इसकी वजह शिफ्ट नहीं होगा, बाकी ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जेंडर वैसे हमने पढ़ा हुई थे, कहाँ पे डाल दी दो, ठीक है। वैसे करेक्ट ऑप्शन मिल जाए तो बाकी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नॉन इशू भी तो डाल देता है ना बीच में। नॉन इशू समझते हैं, तो जो इशू है ही नहीं पता है डाल दिया, ऑप्शन पूरी करनी थी, लिहाजा उसके अंदर है कोई चीज नहीं। जैसे डमी, क्या कहते हैं? डमी वेरिएबल्स। तो कहता है which the demand for fashion good is not affected by price। प्राइस चेंज होगी तो आप उसी डिमांड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाए, ठीक है। तो सवाल बनाने वाला की थोड़ी सी ना कमी बेशी रख दिया, क्या है ना। टॉपिक को बहुत ज्यादा, यानी इसको एलैबोरेट कर देता ना, थोड़ा और आसान हो जाता कि पूछना क्या चाह है। मेरे यहाँ में पूछना ही ये था कि डिमांड फॉर फैशन गुड इज which of the following will not affect the demand for fashion goods, ठीक है। which of the following is not cause shift in the demand for fashion good। तो मेरे ख्याल में इफेक्ट ही रह क्या लिखना चाहिए था? शिफ्ट। फिर उसका जवाब भी ठीक था और सवाल भी ठीक था। क्या है? सही है। चले इतनी को गलती मान लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, गलती हर बंदे से हो ही जाती है। अच्छा, if the price of chai falls, which one of the following outcome would be expected? जी शाबाश। क्या हाल है? अगर इसकी प्राइस फॉल करेगी तो कॉफी डिमांड फॉल करेगी। क्या हाल है बच्चों? कि प्राइस ऑफ कॉफी सेम है, प्राइस ऑफ कॉफी सेम है, प्राइस ऑफ चाय क्या होगी? कम हो गई, तो डिमांड फॉर चाय बढ़ जाएगी। तो जो लोग चाय पिएंगे जाहिर साथ कॉफी तो नहीं पिएंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और इसका डिमांड का किधर चला जाएगा? लेफ्ट पे। सही ऑप्शन है यार। क्या हाल? करेक्ट। अच्छा बच्चों, इफ गुड हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड, अगर किसी चीज पे इनकम का नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्या हाल?
ये आमतौर पे होना क्या चाहिए, एक नॉर्मल गुड की सूरत में, नॉर्मल गुड की सूरत में अगर मैं प्राइस की जगह इनकम रखूं, अगर मैं प्राइस की जगह इनकम रखूं तो होना ही चाहिए कि जब किसी की इनकम बढ़े डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इनकम Y1 से Y2 हो जाए तो डिमांड Q1 से होनी चाहिए। ये है डिमांड, नॉर्मल डिमांड कर्व किसके लिए, इनकम के लिए। तो इनकम का डिमांड कर्व आमतौर पे क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप। प्राइस वाला जो होता है नेगेटिव स्लोप होता है, इनकम वाला पॉजिटिव स्लोप होता है। लेकिन हो ये कि इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज कौन सी है, ठीक है ना, ये फिर इंफीरियर गुड है। ऐसे ही बच्चों, इनकम बढ़ी लेकिन आपने उस चीज का इस्तेमाल कम कर दिया, जैसे कोई टोटा चावल खा रहे थे लेकिन आमदनी बढ़ी, आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज कौन सी है बच्चों, ये इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड के केस में ये होगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल गुड होती तो ये केस होना था। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। चलिए 34, the part of output which not offered to sell in the market, इसको क्या कहेंगे, सप्लाई का वो हिस्सा जो बेचने के लिए पेश नहीं किया गया, सप्लाई का वो हिस्सा जो बेचने के लिए पेश नहीं किया गया, तो जो पेश किया हुआ सप्लाई का जो नहीं किया गया वो स्टॉक। तो लिहाजा ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन। क्लियर बच्चों। तो आज के